चलो तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग ये देख लेते हैं ना कि ट्रिगो में जो पार्ट पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, वो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मान लो कुछ नए स्टूडेंट हो तो उनके लिए, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग ये पॉइंट पढ़े थे, आपको पता होगा कि आपके पास अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और एंगल बी 90 डिग्री है, ठीक है। और एंगल सी को कंसीडर कर लेते, ये थीटा है। तो थीटा के अपोजिट वाला साइड क्या होता है? ए बी क्या हो गया? परपेंडिकुलर। वेरी गुड। और थीटा के एडजेसेंट कौन सा साइड है? बी सी, बेस। ये हो जाएगा बेस। और हाइपोटेनस क्या हो बेस। जाए? एच, ठीक है। चलो तो इसमें आपको फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है वो बताते हैं। वैसे तो और भी फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा टैन थीटा, ठीक है। तो टैन थीटा का फॉर्मूला सबको याद है, क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। P by V। बी बाई वी, वेरी गुड, है ना। और देखो टैन का ही वैल्यू पता होना है। टैन का वैल्यू पता होना है मतलब कि आपको टैन 0 डिग्री का वैल्यू नहीं चाहिए। आपको चाहिए टैन 30 डिग्री का वैल्यू, टैन 45 डिग्री का वैल्यू, और टैन 60 डिग्री का वैल्यू। नॉर्मली बस इतना आपको अगर पता है ना इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर का मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको साइन का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, और कॉस 60 और कॉस 45 और कॉस 30। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पता होगा। सिर्फ टैन का भी फिलहाल जिसको नहीं पता वो सिर्फ टैन का याद रखेंगे। टैन 30 डिग्री का वैल्यू किसी को याद है? 1 बाई रूट थ्री। और टैन 45 का वैल्यू 1, और टैन 60 का वैल्यू √3। बस इतना अगर पता है ना तो भी ये चैप्टर बहुत ही आसानी से और बहुत ही मजे से बनेगा, ठीक है। लेकिन साइन का भी देख लेते हैं, क्योंकि कहीं कहीं यूज है, कहीं कहीं क्या एक आध दो क्वेश्चन जहाँ पे यूज होगा तो आपको पता होना चाहिए। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, होता है? 1/2। गुड। और साइन 45? 1/√2। वेरी गुड। और साइन 60? 1/2। √3/2। 5/2। और कॉस में जस्ट उल्टा हो जाता है, कॉस 30 हो जाता है √3/2, और कॉस 45 हो जाता है 1/√2, और कॉस 60 हो जाता है 1/2। और वैसे मैक्सिमम जगह हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, tan 30, tan 45 एंड tan 60, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना। तो ये सारा वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये सारा वैल्यू आपको याद होगा, खासकर tan वाला। उम्मीद कर सकते हैं ना कि सबको याद होगा tan 30, tan 45 और tan 60, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो तो अब बस इतना याद रहेगा तो आपका काम चलेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, और इसको पहले क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं और बेसिक टर्म सीखते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत ही आसान चैप्टर है ना। सिर्फ इसमें यहाँ पे 2 पॉइंट है, जो 2 पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो सारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कुछ बेसिक टर्म्स है। जैसे ये आपको एक बिल्डिंग दिख रहा है, ये कौन सा मीनार है? कुतुब मीनार है। अब देखो यहाँ पे एक लड़का दिख रहा होगा, है ना। अब ये लड़का देख रहा है इस कुतुब मीनार को, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे देखो 2 पॉइंट है। जैसे एक हॉरिजेंटल लेवल है, अगर बेस से, इसके बेस से एक लाइन ड्रॉ करें तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल लेवल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लेवल, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर बिल्डिंग के टॉप को देखा जाएगा तो इस टॉप को मिलाने के बाद जो ये लाइन बनता है ना, इस लाइन का नाम होता है लाइन ऑफ साइट। इस लाइन का नाम क्या होता है? लाइन ऑफ साइट। अब देखो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलते हैं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं, जहां पे लड़का क्या कर रहा है, इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। और टॉप को देखने के लिए ऑब्वियस बात है, सर ऊपर करके देख रहा होगा या नीचे करके? सर ऊपर करके देख रहा होगा, ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट, हॉरिजेंटल लेवल, और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन।
यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टर्म को समझते हैं हम लोग। जैसे देखो यहाँ पे एक कार दिख रहा है सबको फिगर में। Yes, sir. अब यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब बिल्डिंग पे अगेन वही लड़का है, बिल्डिंग पे खड़ा है ना। Yes, अब इस sir. बार क्या कर रहा है, इस बार भी देख रहा है, लेकिन उस बार नीचे से टावर के टॉप को देख रहा था, टावर नहीं क्या कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा था। और इस बार क्या है, बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है और बिल्डिंग से क्या कर रहा है, कार को नीचे देख रहा देख है, रहा है। ठीक है। तो कार को देख रहा है, तो यहाँ पे भी दो लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक लाइन जो होगा, ये वाला लाइन दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, ये क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। Horizontal level. और उसके बाद इसके आई से अगर हम इस ऑब्जेक्ट को, जिसको ये देख रहा है, उसको डायरेक्ट ज्वाइन कर दें, तो ये लाइन क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट। Line of sight. लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट का मतलब वो लाइन जो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कौन है, तो ये है ऑब्जर्वर, ये कौन है, ऑब्जर्वर, याद रखोगे, ठीक है। और ये जिसको देख रहा है वो कौन है, वो क्या है, वो है ऑब्जेक्ट, Observe. ठीक है। अब इस बार बताओ, इसको सर नीचे करके देखना होगा या सर ऊपर करके देखना होगा, नीचे। नीचे। अच्छा, जब सर नीचे हो जाता है, नॉर्मली कोई सर नीचे करके आता है तुम्हारे सामने, तो तुम बोलते हो ना, क्या तुम बहुत ज्यादा डिप्रेस लग रहे हो, है ना। तो वहीं से एक वर्ड निकला है, यहाँ पे जो एंगल बना हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट में, ये कुछ नीचे की तरफ बन रहा है। वहां पे ऊपर की तरफ बना तो बोले एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये नीचे की तरफ बन रहा है। और जब सर नीचे की तरफ रहता है तो लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, और इसीलिए इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ Depression. एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्या ये दोनों एंगल समझ में आया सबको, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसको नॉर्मली कभी कभी हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। वैसे इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो पॉइंट क्लियर है सबको। अब देखो नेक्स्ट, Yes, sir. अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन के फ्लो को, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को, और क्या उसमें प्रॉब्लम आता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस को हम दो स्टेप में सॉल्व करेंगे। दो स्टेप में मतलब क्या, कि पहला स्टेप ये होगा कि क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग ये सीखेंगे, है ना, ये सीखेंगे कैसे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, हाउ टू ड्रॉ अ फिगर, ठीक है, ड्रॉ अ फिगर। मतलब क्वेश्चन पढ़ के हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है फिगर। तो सबसे पहले पॉइंट हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे फिगर बनाते हैं। और एक बार फिगर बन गया ना, तो 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बाकी तुम लोग एक्सपर्ट हो, हम जानते हैं, बाकी सब लोग सॉल्व कर लेते हो। और उसके बाद हाउ टू ड्रॉ अ फिगर, और उसके बाद क्या करना है, हाउ टू सॉल्व इट, है ना। तो सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व इट मतलब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इस दो फ्लो में क्वेश्चन सॉल्व होता है। और मैक्सिमम लोग पता है कहाँ फंसते हैं, मैक्सिमम लोग यही फंसते हैं, क्योंकि एक बार अगर ड्रॉ करना आ गया ना, तो सॉल्व तो लगभग सब लोग कर ही लेते हो, ठीक है। जो लोग पढ़े होंगे उनको आइडिया होगा, है ना। ड्रॉ करना, फिगर ड्रॉ करना ही थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला काम होता है, और सॉल्व करना नॉर्मली आसान होता है। अब सॉल्व करने टाइम कुछ कुछ वैल्यूज होंगे जो हमको बार बार रिपीट होगा, तो उसको हम याद ही रखते हैं। जैसे आपको √3 का वैल्यू पता होना चाहिए। √3 का वैल्यू पता है सबको, 732, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में दिया भी रहेगा, तो √3 का वैल्यू याद रखना है। और दूसरा √2 का वैल्यू होता है 1.414, ठीक है। 2 डिजिट तक होगा तो 2 डिजिट तक यूज करेंगे, 3 डिजिट तक होगा तो 3 डिजिट तक यूज करेंगे। नॉर्मली ये दोनों वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट होता है रेशनलाइजेशन का। किसका कॉन्सेप्ट, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन सब समझते हो, Yes, sir. और रेशनलाइजेशन करने भी आता होगा। तो दो टाइप का रेशनलाइजेशन है। जैसे नॉर्मली मान लो अगर दे दिया 5/√3, 5/√3, तो इस √3 को
रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने का मतलब ये √3 कैसा नंबर है, इरेशनल या रेशनल? इरेशनल। तो इसमें कुछ ऐसा करो कि ये रेशनल बन जाए। तो √3 को रेशनल रूट बनाने के लिए थ्री हम से क्या कर सकते हैं? √3 से इंटू √3 से नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई, और √3 से नीचे मल्टीप्लाई। नॉर्मली √3 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस रूट को हटाने के लिए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अगर डिनोमिनेटर में हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ता है। यानी इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 5√3/3। ये पहला वाला रेशनलाइजेशन समझ में आया सबको? यस सर। गुड। अब सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि मान लो कुछ ऐसा रहा जैसे 10/, है ना, 10/2 माइनस √3, कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, 2 माइनस √3 या 2 प्लस √3, कुछ ऐसा आ गया। अब इसको रेशनलाइज करना है, तो इसको रेशनलाइज करना और इसको रेशनलाइज करना दोनों डिफरेंस है। अगेन अगर हम आपसे पूछते हैं 2 प्लस √3 कैसा नंबर है, 2 प्लस √3 रेशनल है या इरेशनल? इरेशनल है। तो इरेशनल को रेशनल कैसे बनाते हैं? साइन चेंज हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। तो ये भी याद रखिए, जैसे 2 प्लस √3 का कॉन्जुगेट क्या होता है? 2 माइनस √3। तो इससे नीचे मल्टीप्लाई और इससे इससे ऊपर ऊपर। मल्टीप्लाई, ठीक है, ब्रैकेट में ही प्लस रखना। कर दिए, प्लस कर दिए सर। अच्छा सॉरी, प्लस कर दिए, इसको क्या करेंगे माइनस, है ना, ठीक है। तो 2 माइनस √3 से नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 10 इंटू 2 माइनस √3, 3 और नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। गुड, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी हो जाएगा ऊपर में 10 2 माइनस √3 4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हो गया 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1। तो ये हो गया सेकंड टाइप का रेशनलाइजेशन। अब बताओ ये दोनों टाइप का रेशनलाइजेशन आपको आता है या नहीं आता है? आता है सबको? आता है सर। हाँ बोलो। आता है सर। ठीक है, गुड। अगर आता है तब कोई दिक्कत नहीं होने वाला, तब हम आपको यही सिखाना बस है हमको कि कैसे ड्रॉ करना है, बाकी काम तो एकदम गारंटी के साथ सब कर लोगे, है ना। और ये वैल्यू एक बार और रिपीट कर देते हैं, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 और tan 60 का वैल्यू √3। चलो अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो सबसे पहला काम होगा क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ के डायग्राम बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट, डायग्राम बन गया तो समझ लो पता है 50% नहीं लगभग 80% काम हो गया, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अच्छा ये लाइन तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा है, ये टावर जो है ग्राउंड पे है ना। तो टावर तो एग्जैक्टली नहीं बना सकते, तो टावर के लिए क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक टावर है, तो ये टावर हो गया, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो टावर बना दिए हमने जो ग्राउंड पे वर्टिकली स्टैंड कर रहा है। तो पहला लाइन क्लियर। अब देखो दूसरा, यहाँ पे कुछ वर्ड को हम मार्क करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम देखो हम साइड में लिख देते हैं इसको, फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम मिल गया, है ना। अब उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम के बाद जो लिखा है, फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है, तो पता नहीं कहाँ पे, तो उसके बाद कॉमा देके लिखा हुआ है विच इज, किसके बारे में लिख रहा है, इसी पॉइंट के बारे में बोल रहा है कि विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो देखो ये जो है टावर का टॉप है, और ये टावर का बॉटम है, या इसको बोलते हैं टावर का फुट भी बोल सकते हैं और बॉटम भी बोल सकते हैं। तो एक पॉइंट है जो ग्राउंड पे है, यानी ग्राउंड हो गया, इस पे पॉइंट है, और ये कितने दूर पे है, 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं
कि ये 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर एक पॉइंट है जिसको हम P ले लेते हैं, और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 15 मीटर। और बिल्डिंग का नाम लिख देते, बिल्डिंग क्या है, AB बिल्डिंग हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे अगेन आ रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगेन ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए सिर्फ हम ई वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब देखो जैसे ये ई वर्ड आए, एंगल ऑफ एलिवेशन आए, तो आपको ये समझ जाना है, आपको समझ जाना है कि देखने वाला ऊपर की तरफ है, ऊपर देख रहा है या नीचे देख रहा है। देखने वाला ऊपर देख रहा है ना, देखने वाला कहाँ देख रहा है, ऊपर देख रहा है। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि P पॉइंट से देखा जा रहा है और ऊपर देख रहा है। किसको देख रहा है, तो उसके बाद E के बाद आपको ऑफ मिलेगा और ऑफ के बाद वो चीज मिलेगा जिसको देखा जा रहा है, यानी जिसको देखा जाता है वो हो गया ऑब्जेक्ट, जिसको देखा जा रहा है, तो यानी P से A को देखा जा रहा है। ठीक है, और फ्रॉम के बाद जो मिलता है, फ्रॉम के बाद मिलता है वो पॉइंट जहां से देखा जा रहा है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, P से A को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब देखो सारा समराइज कर देते हैं, आखिर आप कैसे ड्रॉ कीजिएगा। तो ड्रॉ करने टाइम 2-3 वर्ड ढूंढना है। एक ढूंढना है फ्रॉम, मिल जाएगा सबको, इतना तो पढ़ने आता है सबको, फ्रॉम मिल जाएगा। अब फ्रॉम के बाद जो भी होगा ना, वो पॉइंट होगा जहां से देखा जा रहा है। जहां से देखा जा रहा है मतलब जहां पे कौन है, ऑब्जर्वर है। क्लियर। और उसके बाद ढूंढना है दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन मिल गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मिला ना, तो ये पता चल जाएगा कि P से ऊपर देखा जा रहा है या नीचे, ऊपर देखा जा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब P से ऊपर देखा जा रहा है। और ऑफ के बाद, एंगल ऑफ एलिवेशन के बाद एक ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, उस ऑफ प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसी ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है। तो ऑफ प्रीपोजिशन के बाद क्या है, द टॉप, तो टॉप ही को देखा जा रहा है। अब इसके बाद देख लेते हैं ये टॉप किसका है, टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। बस ये था फिगर, है ना। और भी फिगर बनाएंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिलहाल ये वाले फिगर में किसी को कोई दिक्कत बताओ। नो सर। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब सॉल्यूशन करते टाइम हमको क्या क्या लिखना है, देखो सॉल्यूशन करते टाइम हमको कुछ पॉइंट बताना है। जैसे हमारे पास जो टावर है उस टावर का नाम बताना है, जैसे हियर है ना, या वी हैव लिख सकते हैं। हमारे पास AB क्या है, AB इज द टावर, AB हमारे पास टावर है, एंड P जो है वो पॉइंट है जो ग्राउंड पे है, P इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड। बस एक लाइन लिखना है, उम्मीद करते ये सबको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। P इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद अब आपको देखना है कि आपको फाइंड क्या करना है। तो फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है ना। तो हाइट ऑफ द टावर यानी AB फाइंड करना है। अब बताओ AB और PB इस 60 डिग्री के लिए AB है क्या, परपेंडिकुलर, और 60 डिग्री के लिए PB क्या है, बेस। अब सबको पता है कि इन ट्रायंगल जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना ABP, ये राइट एंगल रहेगा हमेशा, वर्टिकल मतलब 90 डिग्री राइट एंगल। अब ABP में आप आराम से बता सकते हो कि अगर आपसे पूछे कि बताओ tan 60 क्या लिखेंगे, यानी tan थीटा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर एक्चुअल में यहाँ पे क्या है AB बाय 15 BP या PB कुछ भी लिख सकते हो। tan 60 का वैल्यू √3, और ये हो गया AB, आपको AB ही निकालना है, और BP का वैल्यू दिया हुआ है 15। तो यहाँ से AB का वैल्यू हो जाएगा 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15√3 मीटर, है ना, और हो गया देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। हाइट ऑफ द टावर ये निकल गया 15√3
मीटर। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि कैसे प्रॉब्लम को बनाना है। तो ये बात तो समझ में आ गया कि कोई भी क्वेश्चन हो 2 स्टेप में बनेगा, पहले डायग्राम बनाना है और उसके बाद सॉल्व करना है। अब अगेन इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखो हमको 2 चीज ढूंढना है। अगर हम आपको बताए शॉर्ट में तो एक ढूंढना है फ्रॉम प्रीपोजिशन, है ना, और एक वर्ड ढूंढना है एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो भी मिलेगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन या एलिवेशन के बाद जो प्रीपोजिशन मिलेगा वो मिलेगा ऑफ, और फ्रॉम के बाद हमको मिलेगा ऑब्जर्वर, यानी यहाँ से देखा जा रहा है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया रहेगा तो यहाँ से ऊपर देखा जा रहा है। ऑफ के बाद मिलेगा वो ऑब्जेक्ट जिसको देखा जा रहा है। तो बस इतना कॉन्सेप्ट जान के हम डायग्राम बनाते हैं। तो चलो एन ऑब्जर्वर लिखिए दिया, एन ऑब्जर्वर। इस बार ऑब्जर्वर का हाइट दे दिया है, कितना दे दिया है? 1.5 मीटर टॉल। अगर हाइट नॉर्मली नहीं देता है लेकिन हाइट दे दिया है तो हम क्या करेंगे, 1.5 मीटर के ऑब्जर्वर को बना देते हैं। चलो तो 1.5 मीटर का ये ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ठीक है, फ्रॉम अ चिमनी। तो ऑब्जर्वर बता दिया, यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया ऑब्जर्वर कहाँ है, एक चिमनी से कितने डिस्टेंस पे है, 28.5। तो चिमनी क्या होता है, चिमनी बस एक इस टाइप से हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, वर्टिकल लाइन बनाएंगे, ये चिमनी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इस चिमनी से ये ऑब्जर्वर कितने डिस्टेंस पे है, 28.5 मीटर। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दे दिया दी एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे ही ये वर्ड पढ़े हम समझ गए कि ये जो देखने वाला ऑब्जर्वर है ये कहाँ देख रहा है, ऊपर। कहाँ देख रहा है, ऊपर। अब ऊपर देख रहा है तो इसका आई तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे होगा। अगर ऑब्जर्वर है तो आई यहाँ नहीं ना हो सकता है, आई यहाँ पे होगा, है ना, टॉप पे। अब ये टॉप से देख किसको रहा है, चिमनी के टॉप को, है ना, क्योंकि लिखा हुआ है आगे ऑफ द, ऑफ के बाद द टॉप। अब ये टॉप किसका है, टॉप ऑफ द चिमनी, फ्रॉम हर आईज, है ना, वो देख रही है ना, हर आईज इज 45 डिग्री। यानी यहां से ये टॉप ऑफ द चिमनी को देख रही है और कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री। एक बात याद रखना, जहां भी ऑब्जर्वर का आई है वहीं से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगा, वहीं से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगा, तो हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल। और ये क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो बनता है वही होता है ना एंगल ऑफ क्या, एलिवेशन। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। अब हो रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो अब क्वेश्चन आसान हो गया। अब बस हम इसको ए बी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते, लेट कर लेते कि ए बी क्या है हमारा, चिमनी, और ये लेट कर लेते कि सी डी क्या है, ऑब्जर्वर। ठीक है, अब हमको निकालना है हाइट ऑफ द चिमनी। तो हाइट ऑफ द चिमनी ये पूरा हाइट होगा। ठीक है, इस हाइट ऑफ द चिमनी को हम लेट कर लेते थोड़ी देर के लिए एच। क्या लेट कर लेते, एच। अब देखिए जो सी डी है यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम ई पॉइंट ले लेते हैं। आपको दिख रहा होगा कि सी डी का लेंथ और बी का लेंथ दोनों इक्वल है क्या, यस सर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। तो ये 1.5 मीटर है तो ये भी कितना है, 1.5 मीटर रेक्टेंगल। और ये देखो BD आपको दिख रहा है 28.5, तो अगर BD 28.5 है तो C कितना होगा, 28.5। ठीक है, और हमको AE निकालना है। तो AB H है, AB क्या है, H, और B क्या है 1.5। तो अगर हमको AE पता करना है तो H में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1.5। तो AE का वैल्यू क्या, H माइनस 1.5 हो जाएगा। यस सर। और बस आपका क्वेश्चन तैयार और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। सॉल्व क्या करना है, ठीक है ना, तो सॉल्व करना आसान है, जो है ड्रॉ करना। ठीक है, अब अगेन हम लिख देंगे, सारे बात को एक्सप्लेन कर देंगे। क्या लेट कर देंगे, लेट कर देंगे या हियर लिख सकते हैं, लेट ए बी क्या है, ए बी बी द चिमनी एंड BD sorry CD and CD be the observer। ठीक है, CD be the observer, है ना। तो AB क्या है, चिमनी, और CD क्या है, ऑब्जर्वर है। ठीक है,
और उसके बाद अब हमको देखना है तो हम कौन सा एक राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कोई सा दिख रहा है आपको? Yes, sir. ACE. है ना। तो उसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो इन ट्रायंगल ACE में अब 45 डिग्री है तो 45 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये क्या होगा, बेस। Base. तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू tan 45 परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर हो गया AE और बेस क्या हो गया CE। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया AE और बेस क्या हो गया CE। C. tan 45 डिग्री का वैल्यू सबको पता है 1 1 और AE जो है AE कितना आया यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करके लिखे, इसको आपको दिखाना होगा थोड़ा, है ना, कि AEH माइनस 1.5 कैसे आया, आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे शॉर्ट में यहाँ पे हम लिख देते, आपको लिखना होगा AE इज इक्वल टू AB माइनस क्या लिखेंगे BE, और AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू हमने H लेट किया है और B कितना है 1.5। ठीक है, तो H माइनस 1.5 आ गया है, तो यहाँ AE के जगह पे लिखेंगे H माइनस 1.5 और C कितना दिख रहा है 28.5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हो जाएगा H माइनस 1.5 ये इधर ही रह जाएगा और 28.5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 28.5, यानी हम लिख सकते हैं H इक्वल टू 28.5 अब प्लस 1.5। तो 0.5 आधा है, 0.5 आधा है, तो 28 एक 29 और आधा आधा एक, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 29 से कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 30 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है सर। हाँ चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, ठीक है, अगेन हमको हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है हाउ टू ड्रॉ द फिगर। तो हाउ टू ड्रॉ द फिगर में हमको ढूंढना होता है कौन सा वर्ड, फ्रॉम, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन और उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ, बस इससे काम हो जाता है। देखो अब देखो स्टार्टिंग में ही फ्रॉम मिल गया क्या, ठीक है, स्टार्टिंग में फ्रॉम मिल गया मतलब पता चल गया कि कहाँ से देखा जा रहा है। तो फ्रॉम अ पॉइंट P पॉइंट है जहां से देखा जा रहा है, ऑन द ग्राउंड, है ना, और ये पॉइंट कहाँ पे, ग्राउंड पे। तो चलो एक काम करते हैं, ग्राउंड बना लेते हैं, है ना, और इस ग्राउंड पे पॉइंट है P, तो चलो ग्राउंड पे पॉइंट ले लेते हैं P। इतना काम हो गया। अब उसके बाद क्या देखा जा रहा है, उसके बाद दिया हुआ है कि दी एंगल ऑफ एलिवेशन, तो पता चल गया कि भाई P से किसी ऊपर में कोई चीज है जिसको देखा जा रहा है, ऊपर ही देखा जा रहा है, P से नीचे नहीं, P से ऊपर ही देखा जा रहा है, इस वर्ड के बाद पता चल गया, है ना। अब ढूंढते हैं कि किसको देखा जा रहा है, तो वो ऑफ प्रीपोजिशन के बाद मिलेगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। ध्यान देना यहाँ पे 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो सबसे पहले 10 मीटर टॉल बिल्डिंग बना लेते हैं। तो चलो ये हो गया 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो यानी ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग का क्या है, बिल्डिंग का हो गया ये टॉप और ये बिल्डिंग का बॉटम या बिल्डिंग का फुट। इसमें कोई दिक्कत नहीं सबको, ठीक है। अब देखो देखा किसको जा रहा है, इसके टॉप को। कहाँ से देखा जा रहा है, P पॉइंट से, क्योंकि यहाँ से हमको पता चल चुका है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है 30 डिग्री। तो इसका मतलब अगर P से हम इस टॉप को मिला देते हैं तो ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। उम्मीद करते हैं ये फर्स्ट लाइन समझ में आया होगा सबको, ठीक है। अब देखो सेकंड लाइन, अब बोल रहा है कि अ फ्लैग इज होस्टेड, होस्टेड मतलब फ्लैग अगर कहीं गाड़ा रहता है तो उसको होस्टेड बोलते हैं ना। फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये फ्लैग है कहाँ पे, बिल्डिंग के टॉप पे। तो बिल्डिंग तो यहाँ हो गया, अब हम यहाँ पे फ्लैग लगा देते हैं। तो फ्लैग लगाने के लिए हम दूसरा कलर यूज करते हैं, यहाँ पे एक फ्लैग है, ठीक है, बिल्डिंग पे टॉप पे फ्लैग है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगेन बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, अगेन वर्ड यूज किया गया एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी अगेन ऊपर देखा जा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पॉइंट P, अगेन फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि अगेन P पॉइंट से
P पॉइंट से टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ को देखा जा रहा है, ठीक है, यानी ये फ्लैग था, फ्लैग के टॉप को देखा जा रहा है, ठीक है, और फ्लैग के टॉप को देखा जा रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इस बार कितना हो रहा है 45 डिग्री, यानी इस बार ये पूरा एंगल कितना बन गया 45 डिग्री, है ना। नो सर। अब देखो ये 45 डिग्री हो गया, थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, ये P हो गया, ये ले लेते हैं AB ले लेते हैं बिल्डिंग, है ना, और AC ले लेते हैं फ्लैग, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या फाइंड करने बोल रहा है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी ये फ्लैग स्टाफ का लेंथ फाइंड करने बोल रहा है। तो चलो इसको ले लेते हैं x, इसको ले लेते हैं x जो फाइंड करना है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, यानी डिस्टेंस भी निकालना है, तो इसको हम क्या ले लेते हैं y, ठीक है, यानी इसको इस डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं, ये डिस्टेंस बोल रहा है पॉइंट P से बिल्डिंग का डिस्टेंस, तो बिल्डिंग यही है ना, यानी बिल्डिंग के बॉटम से पॉइंट P को ज्वाइन कर देंगे तो वो डिस्टेंस हो गया, तो ये y निकालना है। तो इन सब टाइप क्वेश्चन में आप ये देखिएगा कि फिगर बनने के बाद आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है। कितना राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल ढूंढना भी आसान है क्योंकि यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है ना, वही एंगल, उस एंगल को ध्यान से देखो, आपको 2 ट्रायंगल मिल जाएगा। जैसे अगर ये 30 डिग्री को हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे, APB, तो ये एक ट्रायंगल मिल गया, और अगर हम 45 डिग्री को पढ़ेंगे तो 45 डिग्री CPB, तो ये दूसरा ट्रायंगल मिल गया, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि लेट AB be the building, AB be the building and CA be the flag staff। फ्लैग स्टाफ, यहाँ पे इसका लेंथ भी ले लेते हैं, ऑफ लेंथ जो हम लेट किए हैं, ऑफ लेंथ x लेंथ है इसका, है ना, और ये भी लेट कर सकते हो कि डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग, है ना, एंड उसके बाद ये भी लेट कर सकते हैं, लेट डिस्टेंस फ्रॉम P पॉइंट, है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द बिल्डिंग इज y, है ना। और इसके जगह पे सिंपली आप ऐसे लिख सकते थे, लेट BP इक्वल टू y, ठीक है, आराम से लिख सकते थे, इतना लिखने का जरूरत नहीं था। चलो अब डिटेल लिखने के बाद हमारा काम, मेन काम क्या है, ट्रायंगल ढूंढना, और ट्रायंगल हमको मिल चुका है क्योंकि एंगल ही ट्रायंगल बता देता है। तो सबसे पहले वो ट्रायंगल लेंगे ना जिसमें एक वैल्यू पता हो, जैसे APB में बताओ कितने वैल्यू है, बस y हमको नहीं पता है। लेकिन अगर हम ले लेते हैं PCB, तो PCB में x भी नहीं पता, y भी नहीं पता, तो सबसे पहले वैसा ट्रायंगल लेना है जिसमें एक वैल्यू पता हो। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए इन ट्रायंगल, APB या ABP, है ना। हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री AB by PB, वेरी गुड, AB by PB, है ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो tan 30 का वैल्यू सबको पता होगा 1/√3, और AB हो गया तुम्हारा 10, और PB क्या हो गया y, तो यहाँ से y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से y इक्वल टू क्या मिल गया 10√3 मीटर। चलो आधा काम हो गया, y एक आंसर आ चुका है। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल BPC या CPB, कुछ भी लिखो, है ना। अब इसमें कितना एंगल लेंगे, tan 45, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो गया BC, और बाय बेस क्या हो गया BP या PB, है ना। और tan 45 का वैल्यू 1, और BC कितना होगा, BC लिखेंगे 10, वेरी गुड, x + 10 या 10 + x, और BP हमको पता चल चुका है y, BP हमको पता चल चुका है y, और y का वैल्यू भी पता है, तो y इक्वल टू, यानी यहाँ पे आ जाएगा
इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x प्लस 10। अब देखना यहाँ पे y का वैल्यू हमें पता है ना, यहाँ पे Yes, तो y का sir. वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ना, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 10 इक्वल टू 10 रूट 3। अब पूछेगा कि कहाँ से लिख रहे हो 10 रूट 3, तो बता देंगे फ्रॉम 1। From 1. अब यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 रूट 3 माइनस 10 10. हो गया। अब देखो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, ठीक है, 10 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं हम, और 10 कॉमन Yes, लेने sir. के बाद आ जाएगा रूट 3 माइनस 1, ठीक है मीटर। ये आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वैल्यू दिया हुआ है, रूट 3 का वैल्यू दिया हुआ है, तो जब दिया रहेगा तो पुट करेंगे, और जब नहीं दिया रहेगा तो नहीं पुट करेंगे। तो दिया हुआ है तो इसके आगे भी सॉल्व करना होगा, तो इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, रूट 3 का बस वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना होगा 10 रूट 3 का वैल्यू 1.732. माइनस 1, तो दैट इज इक्वल टू हो गया 10 इंटू 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0.732. और ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 7.32 मीटर, ठीक है। तो एक आंसर आ गया, ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया फ्लैग का लेंथ, है ना। अब बताओ इस वाले प्रॉब्लम में अगर कोई दिक्कत है तो चलो, तो यहाँ पे भी एक्चुअल में जो 10 रूट 3 है ना, तो इसको भी हमको क्या लिखना है 10 इंटू 1.732, तो ये हो जाएगा कितना मल्टीप्लाई करने के बाद 17.32. ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आपका एक ये आएगा और एक ये आएगा, ये आ गया डिस्टेंस और ये आ गया लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टार, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगेन। चलिए इस बार क्या दिया है, देखो इस बार जो दिया है उसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे हम लोग। इस बार दिया हुआ है दी शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। देखो यहाँ पे कुछ अलग टाइप का वर्ड यूज किया गया है। एक बात समझ में आता है तुम लोग को, जैसे 40 मीटर लॉन्ग, ठीक है, और 40 मीटर लॉन्गर, इन दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? बिल्कुल है सर लोग, बिल्कुल है। अच्छा, जी सर। 40 मीटर लॉन्ग मतलब क्या हो गया कि उस ऑब्जेक्ट का हाइट हुआ सर। मतलब एक रॉड है 40 मीटर लॉन्ग है, तो ये 40 मीटर लॉन्ग थी, ठीक है, जस्ट ये 40 मीटर लॉन्ग हो गया। और 40 मीटर लॉन्गर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे दो चीजें मतलब एक पहले से है और दूसरा जो है, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है ना, पॉजिटिव Yes, sir. कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। कंपेयर हम तभी कर सकते हैं जब दो चीजें हो, दो या दो से ज्यादा चीजें, नहीं तो कंपेयर हम कर ही नहीं सकते, है ना। तो ये 40 मीटर लॉन्गर मतलब ये पहले से एक रॉड है मान लो 30 मीटर का, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि एक और रॉड हम लेते हैं कितने मीटर का, एक और हम रॉड लेते हैं 70 मीटर का। तो इस रॉड के बारे में बोला जाएगा कि ये जो रॉड है ना 70 मीटर का, वो क्या है 40 मीटर लॉन्गर है। समझ में आया? ग्रीन वाले से ये 40 मीटर लॉन्गर है, और जस्ट अगर 40 मीटर लॉन्ग का रॉड है तो इसके लिए 40 मीटर लॉन्ग वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर 40 मीटर लॉन्गर वर्ड यूज किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या किया जा रहा होगा, कंपेयर किया जा रहा होगा किसी से। अब हमको बस ये देखना है कि ये किससे कंपेयर किया जा रहा है। अब ये है क्या, तो देखो बोला दी शैडो ऑफ अ टावर, यानी ये शैडो ऑफ अ टावर जो है वो 40 मीटर लॉन्गर है। कब? when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree, when it is 60 degree। यानी नॉर्मली एक बात बताओ, आप लोग थोड़ा सा सन एल्टीट्यूड मतलब समझते हो क्या? सन के एल्टीट्यूड मतलब देखो हम आपको समझाते हैं। जैसे एक टावर ले लेते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन में तो हमको क्या बनाना है, हमारे पास एक टावर होगा, तो एक टावर हो गया है ना, और ये क्या हो गया ग्राउंड। तो टावर का ग्राउंड पे शैडो बनता है या नहीं बनता है? ठीक है, बनता है सर। बनता है। तो सन्स एल्टीट्यूड 30 डिग्री और सन्स एल्टीट्यूड 60 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि सन मान लो यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, ठीक है, सन यहाँ पे ले लेते हैं। तो सन कुछ हाइट पे है ना, सन कुछ हाइट पे है, तो इसके हाइट को हम बिल्डिंग के शैडो से मेजर करते हैं, एंगल में भी मेजर करते हैं। एंगल में मेजर करने का मतलब कि इस टाइम अगर हम इस शैडो को देखें, ठीक है, पर्टिकुलर सन यहाँ पे है, तो इस टाइम हम शैडो को देख रहे हैं, तो शैडो कुछ इतना बड़ा शैडो बन रहा है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है
30 डिग्री। कितना बना है? 30 डिग्री। अब जैसे ही सन और ऊपर चला जाएगा, सन और ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो बताओ अब ये शैडो का लेंथ छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा। यहाँ से छोटा जब लाइट होगा। आएगा तो ये तो सबको पता है कि इस बार शैडो का लेंथ इतना ही होगा, इतना होगा, है ना। तो एक बार शैडो का लेंथ वो रेड कलर से लाइन जो रिप्रेजेंट किए उतना बड़ा, और दूसरे बार शैडो का लेंथ इतना ही होगा। क्लियर है? कब? जब सन का एल्टीट्यूड बढ़ गया, यानी 30 डिग्री पे ये वाला शैडो था, और जब सन का एल्टीट्यूड कितना हो गया? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे ये वाला शैडो हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो बोलो, फिर से बताते हैं। तो यानी कि अगर सन का एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो ये कम शैडो हो घटेगा, जाएगा, शैडो शैडो घट घटेगा, जाएगा। है ना, घटेगा। तो यहाँ पे जो बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है 40 मीटर लॉन्गर है शैडो। कब? जब सन का एल्टीट्यूड कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री, यानी 40 मीटर ज्यादा है शैडो, 40 मीटर ज्यादा है शैडो। कब? जब सन का एल्टीट्यूड कितना है? 30 डिग्री। तो किससे ज्यादा है? किससे कंपेयर किया जा रहा है? टावर 60 डिग्री से। नहीं, किससे कंपेयर किया जा रहा है? 60 डिग्री से। तो जब 60 डिग्री है, जब 60 डिग्री है तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 60 डिग्री है तो हो गया शैडो लेंथ हो गया x, और जब 60 से ज्यादा है, 30 डिग्री है, तो शैडो का लेंथ कितना हो गया? x + 40। x + 40। वेरी गुड, x + 40। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही बताना चाह रहे थे उतनी देर से। ए बी सी और डी। ए बी आपका क्या हो गया? टावर हो गया, है ना। और जब 60 डिग्री एल्टीट्यूड है तो x शैडो है, और जब 30 डिग्री एल्टीट्यूड है तो x + 40 शैडो। यानी अगर सी डी का कोई लेंथ पूछेगा तो हम सी डी का लेंथ कितना बता सकते हैं? 40। ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या है? अब निकालना है हाइट ऑफ द टावर, यानी h का वैल्यू। ये हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो बस इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, लिख देते हैं। क्या लिखना है? लेट AB be the tower, है ना, and BD and BC are shadows, ठीक है। when sun's altitude is altitude is कितना? BD पे कितना है? 60, एंड BC पे कितना है? 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बस इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। तो बस आप ये लिख दीजिए, लेट AB बी द टावर, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, दो ट्रायंगल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अगेन बताओ, दो एंगल तो दो ट्रायंगल, और दो राइट एंगल ट्रायंगल, और बस x और h का वैल्यू निकालना है। तो हम बोले थे कि सॉल्व करना बहुत आसान है। तो बताओ, दो ट्रायंगल लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लें? ACD ACB, ठीक है। D डी नहीं लेंगे, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तब तो ट्री को यूज करेंगे, है ना। देखो इसमें क्या करते हैं, पहले इसमें दोनों ट्रायंगल में दो अननोन है, दो अननोन है, तो किसी को ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले ABD ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD, अब ABD में बताओ क्या लिखेंगे? tan कितना 60 लिखते हैं? डिग्री। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए ना, मेरा लीव हो गया था। अच्छा, कहाँ से रिपीट कर दें? पूरा सर जो आप अभी लिखवा है, मतलब वही, ये जो लिखे हैं, ये सब बस वही। नहीं तो इसमें कुछ वैसा कुछ नहीं, हम बता रहे जैसे फिगर बनाए तो फिगर में AB क्या है? टावर है, ठीक है। और इस टावर का शैडो बन रहा है, तो शैडो कौन सा है? BD है और BC। तो वही लिखे कि लेट AB बी द टावर एंड BD एंड BC आर द शैडोज। तो BD कब शैडो बन रहा है? जब एल्टीट्यूड है 60 डिग्री, और BC कब शैडो बन रहा है? जब एल्टीट्यूड है 30 डिग्री। बस उसी को वर्ड में हम लिख दिए। अब उसके बाद दो ट्रायंगल लेना था, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, और ऐसा लेना है कि दोनों एंगल आ जाए। तो 60 डिग्री वाला एंगल आ रहा है तो tan 60 लगाएंगे, तो tan 60 लगाएंगे ABD में। तो क्या लिखेंगे? AB by
DB। AB बाय BD, ठीक है। अब यहाँ से tan 60 का वैल्यू बताओ। 1 बाय 1 by root √3 सिर्फ होता है, 1 बाई √3 नहीं, 1 बाई √3 नहीं, √3 होता है tan 60 का। tan 30 का 1 बाई √3 होता है, ठीक है। AB कितना होगा h और BD कितना है x। तो x यहाँ से h का वैल्यू निकल जाएगा, h इक्वल टू कितना हो जाएगा x root 3x। x √3 या √3x, ठीक है, दोनों कुछ लिख सकते हो। तो ये हो गया 1, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है बताओ। ACB। है ना, ACB या ABC, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल रहना चाहिए और एंगल भी आना चाहिए। तो इसमें क्या लेंगे, tan 30 डिग्री। 30 तो tan 30 डिग्री यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस इसका मतलब AB by CB। AB बाय CB। एक मिनट, AB बाय BC, है ना। tan 30 का वैल्यू 1 बाय root √3 3 और AB कितना है h, h BC कितना है x plus 40। x प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हो जाएगा x प्लस 40 दैट इक्वल टू h√3। अब देखो h√3 आया ना, तो यहाँ पे h का वैल्यू निकाल चुके हैं या नहीं। यस सर। तो ये Yes, h sir। का वैल्यू एज इट इज यहीं पे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ होगा x प्लस 40 और h का वैल्यू कितना है x√3, यहाँ x√3 रख दी और इंटू कितना हो जाएगा √3। दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है। नो सर ठीक Yes है। sir। ठीक है। एक स्टेप और लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 40 और बताओ √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 3x हो जाएगा सर। 3x हो जाएगा। अच्छा 3x हो जाएगा तो x इधर आएगा तो हो जाएगा 3x माइनस x दैट इज इक्वल टू 40 40 यानी 2x 2x इक्वल टू 40। तो x इक्वल टू कितना हो गया 20 x इक्वल टू 20। अच्छा x इक्वल टू 20 तो बताओ 1 से फ्रॉम 1, है ना, यहाँ पे फ्रॉम 1 लिख देना। ये h का वैल्यू हम कहाँ से पुट किए फ्रॉम from 1 1, है ना। h इक्वल टू हम लिखे ये क्या बोलते हैं x√3, ये फ्रॉम 1 लिखे, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू 20 आ गया। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है h का। तो फ्रॉम 1 आप h का वैल्यू लिख सकते हैं ना। h कितना है x√3 और x का वैल्यू हमको पता है x कितना है 20, तो 20√3। तो हाइट आ गया 20√3, है ना, और आपको हाइट ही निकालना था। तो देयरफॉर फाइनल ये लिख देना हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया। अब इसमें 20 root 3। √3 का वैल्यू नहीं दिया तो इसमें पुट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 20√3 मीटर। आंसर बताओ, इसमें कोई दिक्कत किसी को। नो